ये जो इन्होंने ये काम किए ये 3 मुल्ज़मान ने और जिनको पुलिस ने इनकाउंटर करके हलाक कर दिया। रेप की क्या सज़ा है, हमें ये भी पता है कि 302 की क्या सज़ा है, 324 की क्या सज़ा है, उसके बाद डकैती की क्या सज़ा है। सारी सज़ाएं किताबों में लिखी हैं। इस सेंटेंस लाइफ सेंटेंस में आएगी उसकी सज़ा कि उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। और सज़ा देने के इख्तियारात किसके पास हैं? वो अदालतों के पास हैं। क्योंकि क्या लगता है इससे पहले इन्होंने रेप नहीं किया होगा, इससे पहले भी किया होगा, लेकिन अदालतों से हमारे ये जो गलीज़ मुल्ज़मान हैं ये बरी होके आ जाते हैं। पैसे लगाकर जो चुदराहट होते हैं वो इनको बाहर निकाल लेते हैं। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन करना ये पुलिस का काम है। जो आप पैसों की बात कर रहे हैं ये एक्चुअली वहाँ पर लगाए जाते हैं। मैं इस चीज़ को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो नाहिली है वो इसी बात से है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो सकती। वो करोड़पति बंदा किसी 2 लाख वाले को इतने पैसे दे देगा कि उसके 6 महीने, उसके साल, उसका 2 साल की तनख्वाह उसको मिल जाएगी, गाड़ी दे देगा कि वो इन्वेस्टिगेशन फिर कर सकेगा? कि पुलिस को कोई इख्तियारात नहीं है कि वो किसी भी शहरी को मावराए अदालत कत्ल कर सकें। लेकिन हमारी जो अवाम है, अवाम भी यही कहती है कि अच्छा फ़ैसला आए। तकरीबन 50 भैंसें हैं, 3-4 एकड़ ज़मीन है और मैं किसी का गरीब का कत्ल कर दूं, मुझे कोई डर नहीं है। मैं चाहूँगा मैं पैसे लगा दूंगा अदालतों में भी और अपना पुलिस स्टेशन में भी। ये जो कॉन्सेप्ट वकील तगड़ा वकील रखूँगा, अपने वकील को फ़ीस दूंगा, तगड़ी फ़ीस दूंगा। वकील झूठ को झूठ, झूठ को सच और सच को झूठ बना देंगे। उस कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि किसी भी मुजरिम को तब तक सज़ा नहीं दी जाएगी जब तक उसे सुन नहीं लिया जाएगा। नादरीन, हाफजाबाद में जो दर्दनाक वाक़या पेश आया, खावंद के सामने उसकी ज़ौजा को, यानी कि उसके साथ 3 दरिंदे ज़्यादती करते हैं, उसको नोच कर खाते हैं और खावंद को रस्सियों के साथ बांध कर, यानी कि ये जब वाक़या हम सोचते हैं तो हमारे जो रोंगटे हैं वो कांपते हैं कि यार ये जो इन्होंने ये काम किए ये 3 मुल्ज़मान ने और जिनको पुलिस ने इनकाउंटर करके हलाक कर दिया। तो हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट के मलिक उस्मान साहब। उस्मान साहब तनकीद कर रहे हैं पुलिस को कि इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमारी आवाम एप्रिशिएट भी कर रही है पुलिस को कि इनको यही सज़ा देनी चाहिए थी जो इन्होंने ये हरकत की है। इनकी सज़ा यही बनती थी कि इनको चौंक में लटका देना चाहिए। हर किसी की अपनी राय, हर कोई अपनी राय का इजहार करता है कि भाई इसको चौंक में लटकाना चाहिए था, इनको क्रेन के साथ लटकाना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने जो पहली मर्तबा इनकाउंटर किया इन 3 मुल्ज़मान का, लोग अवाम, एंटी पुलिस जो अवाम है वो एप्रिशिएट कर रही है इस टाइम पुलिस। लेकिन पुलिस के इस टाइम जो है ख़िलाफ़ है। एडवोकेट मलिक उस्मान साहब, आप क्यों इनके ख़िलाफ़ है? आप क्यों कह रहे हैं कि ये इनकाउंटर जो किया ये गलत किया, सही नहीं किया? देखिए जी, सबसे पहले एज ए मोरालिटी के ऊपर हम आ जाएं तो मोरालिटी के ऊपर हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि किसी की इज़्ज़त हो, किसी की बेगम हो और उसके बेगम के सामने, उसकी इज़्ज़त के सामने कुछ गुंडा नासिर लोग, कुछ नेगेटिव लोग आके इस तरह की हरकत करेंगे तो डेफिनेटली ये किसी भी एक इज़्ज़तदार शख्स के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगी वो चीज़। वो FIR पूरी मुकम्मल पढ़ी है आपने कि उस FIR में? मैंने देखा है वो सारी FIR और सारा इंसिडेंट भी हमने वो गोशवार किया है। हम आ जाते हैं पहले एक इलीगल एक्ट के ऊपर कि किसी ने गैर कानूनी काम किया है। गैर कानूनी काम करने की उसको फिर जब हम, क्योंकि हम हैं कानून के तालिब इल्म, जब हमने कानून की किताबें पढ़नी हैं तो हमें है कि रेप की क्या सज़ा है, हमें ये भी पता है कि 302 की क्या सज़ा है, 324 की क्या सज़ा है, उसके बाद डकैती की क्या सज़ा है। सारी सज़ाएं किताबों में लिखी हैं। रेप की क्या सज़ा है? अगर कोई एक शख्स दरिंदा रेप करता है किसी लड़की के साथ या शादीशुदा खातून के साथ, उसके खावंद की आंखों के सामने रेप करता है तो क्या सज़ा बनती है? सर इसके लिए लाइफ सेंटेंस, नॉट मेरे बकौल नहीं, ये किताबों के बकौल में हम बात करेंगे बेसिकली कि लाइफ सेंटेंस उसमें लिखी है कि अगर कोई भी इंसान कोई रेप करेगा, इधर कि वो किसी के सामने कर रहा है या छुप के कर रहा है या किसी के साथ गलत कर रहा है, तो वो इस सेंटेंस लाइफ सेंटेंस में आएगी उसकी सज़ा कि उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। और सज़ा देने के इख्तियारात किसके पास हैं? वो अदालतों के पास हैं। वो किसी पुलिस वाले के पास, किसी डिपार्टमेंट के पास, किसी के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो आप किसी को भी अदालतों के
बरक्स होके या अदालतों से बालातर अपने आप को समझ के। हमारी अदालतें, आपको क्या लगता है ये जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने ये हरकत की हाफजाबाद में, क्या लगता है इससे पहले इन्होंने इस तरह की वारदात नहीं की होगी? क्या लगता है इससे पहले इन्होंने रेप नहीं किया होगा? इससे पहले भी किया होगा, लेकिन अदालतों से हमारे ये जो गलीज़ मुल्ज़मान हैं ये बरी होके आ जाते हैं। पैसे लगाकर जो चुदराहट होते हैं वो इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या लगता है हमारी अदालतें कमज़ोर हैं इस तरह के मुल्ज़मान को सज़ा देने? आपने बात की है कि पैसे लगाकर, पैसे किसको लगाए जाते हैं कि ये बाहर आ जाते हैं? किसको लगाए जाते हैं पैसे? वकला को, वकला को नहीं लगाए जाते, ये उनको फ़ीस दी जाती ताकि वकला उनको बचा सके। जाहिर सी बात है। हम जो बचा सकते हैं, हम जो किताबों में लिखा है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो इन्होंने पूरी कंप्लीट की है फाइल, हम उसके ऊपर बचा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी इन्वेस्टिगेशन को खुद उसके अंदर एंटर होके हम कहें कि जी ये इसके खिलाफ एविडेंस ही नहीं है, या एविडेंस जो कलेक्ट किए गए हैं उन कलेक्शन के एविडेंस में कोई टेम्परिंग नहीं कर सकते हम। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन करना, ये पुलिस का काम है। जो आप पैसों की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली वहाँ पर लगाए जाते हैं, वहाँ पर लगा के इन्वेस्टिगेशन को टेम्पर किया जाता है, एविडेंस को टेम्पर किया जाता है, और जब टेम्पर शुदा एविडेंस और जब टेम्पर शुदा इन्वेस्टिगेशन अदालत में पहुँचती है तो तब हम किसी को सज़ा या किसी को बरी करवा सकते हैं। तो ये जो फैक्टर आप लेके आ रहे हैं कि पैसों के लगा के कोई भी बंदा बरी हो जाता है या जुर्म से बाज आ जाता है, ये झूठ को सच, सच को झूठ बना देते हैं। सारी चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन के हाथ में है। इन्वेस्टिगेशन किसके पास है? वो तो पुलिस के हाथ में है। और मैं इस चीज़ को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो नाहिली है वो इसी बात से है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो सकती। इन्वेस्टिगेशन में टेम्परिंग हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में एक पुलिस वाले के पास ये राइट है कि वो अपनी माइंड दे सकता है, अपना वर्जन दे सकता है कि उसके माइंड के मुताबिक, उसके वर्जन के मुताबिक कि क्या कोई बंदा गिल्टी है कि नहीं है। अब आप कहते हैं कि किसी बंदे के ऊपर अब वो लग गई है, ये सज़ा हो गई है, 324 का हो गया, 302 का हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक आईओ लगा दिया जाता है, एक सब इंस्पेक्टर लगा दिया जाता है, जिसकी तनख्वाह 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख रुपए उसकी तनख्वाह होगी। उस बंदे को, जिस बंदे को इल्ज़ाम लगा है, वो करोड़पति बंदा है। वो करोड़पति बंदा किसी 2 लाख वाले को इतने पैसे दे देगा कि उसके 6 महीने, उसका साल, उसका 2 साल की तनख्वाह उसको मिल जाएगी, गाड़ी दे देगा कि वो इन्वेस्टिगेशन फिर कर सकेगा? इन्वेस्टिगेशन वो फिर कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। यही एक मेन पॉइंट है जिसकी वजह से हम इस इंस्टांस पे खड़े हुए हैं कि पुलिस को कोई इख्तियारात नहीं है कि वो किसी भी शहरी को मावराए अदालत कत्ल कर सकें। लेकिन हमारी जो अवाम है, अवाम भी यही कहती है कि अच्छा फ़ैसला आए। यानी कि ये जो दर्दनाक वाक़या हाफिज़ाबाद में पेश आया, तो अवाम भी ज़्यादातर यही सोच रही थी कि इनको सज़ा वो दर्दनाक दी जाए जो इन्होंने ये हरकत की है। और लेकिन पुलिस ने पुलिस मुकाबले में उनको हलाक किया। अवाम इससे बहुत खुश है, हैप्पी है कि पुलिस ने अच्छा काम किया है। देखिए, ये चीज़ें कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो मोरालिटी के तौर पर हम उसे बर्दाश्त नहीं करते, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और उसके ऊपर जब कोई डिपार्टमेंट किसी से रिवेंज लेते हुए किसी को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उस्मान साहब, एक बात आपकी टोक रहा हूँ, अगर ये मुल्ज़मान आपके कहने मतलब आपके बकौल के इनको इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, अदालतें हैं सज़ा देने में, लेकिन अगर ये मुल्ज़मान जेल चले जाते, अदालतें सज़ा देते और जेल से फिर ये बरी होकर वापस आ जाते, दोबारा फिर इस तरह की हरकत करते, फिर कौन सी बात? कैसे बरी होके आ जाते या किस तरह से बरी होके आ जाते? उनको जब बरी किया जाएगा तो जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें होंगी, गिल्टी होगा, उसकी 164 की स्टेटमेंट होगी कि वो आके अदालत में एडमिट करेंगे कि हाँ जी हमने इस चीज़ को किया था, उसके ऊपर अदालतें सज़ा देंगी उसे। बरी कैसे हो जाएंगे कोई? मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आती कि आप कहते हैं कि जी कोई किसी इंसान ने जुर्म किया और जुर्म करने के बाद वो बरी हो जाता है। होते हैं बरी 302 के मुल्ज़िम खुलेआम घूम रहे होते हैं। क्या किया होता है उन्होंने? क्या जब कत्ल किया होता है। हाँ, तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है, ऐसे लगाकर उन्होंने उनके पास, अब मेरे पास तकरीबन 50 भैंसें हैं, 3-4 एकड़ ज़मीन है, और मैं किसी का गरीब का कत्ल कर दूं, मुझे कोई डर नहीं है। मैं चाहूँगा मैं पैसे लगा दूंगा अदालतों में भी और अपना पुलिस स्टेशन में भी। ये जो कॉन्सेप्ट, वकील तगड़ा वकील रखूँगा, अपने वकील को फ़ीस दूंगा, तगड़ी फ़ीस दूंगा, वकील झूठ को झूठ
झूठ को सच और सच को झूठ बना दिया। देखें, ये जो कॉन्सेप्ट आवाम की नज़र में गया हुआ है कि पैसे लगा के हम किसी को भी कुछ भी किसी भी तरह से कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हम वकील जो है ना किसी भी कागज़ को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को रद्दोबदल कर सकते हैं। हम ऐसी चीज़ें कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास जो एक प्लेटफॉर्म मिला होता है कि हम मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट्स होती हैं, जो हाई कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, हम उन जजमेंट्स की और उन कानून की रोशनी में देखते हुए हम किसी को भी सज़ा या जज़ा दिलवाने के लिए कोशिश करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करनी है, एविडेंस कलेक्ट करने हैं। मैं फिर आपसे रिपीट करूंगा कि ये पुलिस का काम है और वहाँ पर सारी चीज़ें टेम्परिंग होती हैं। वहाँ पर किसी सिपाही को, किसी मुलाजिम को ये चीज़ बताई जाती है कि आपको ये दिया जा रहा है, ये आपको फीस दी जा रही है, आप इसके ऊपर अपना वर्जन चेंज कर दें। अच्छा, इसमें एक मोड़ था कि 1 महीने बाद मुकदमा दर्ज होता है 376 का, 1 महीने पहले इनके साथ रेप होता है। तो क्या लगता है आपको कि 1 महीने बाद वो मेडिकल हो सकता है उनका? मेडिकल से पता चल जाएगा कि ये ही मुल्ज़िमान। अभी हम रिसेंटली ये केस कर रहे हैं, मैं अभी भी कर रहे हैं, और उसके मैं अभी एक हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ। मेडिकल का तो इतना टाइम ही नहीं। मेडिकल 24 घंटे के बाद मेडिकल उसकी वैलिड नहीं होता। 1 महीने बाद FIR हुई और उसके बाद वो मुल्ज़िमान का भी पता चलता है और कत्ल हलाक कर दिए जाते हैं। देखिए, ये वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब एक इंसिडेंट होता है तो वो पुलिस ने समझ लिया कि हाँ जी ये इन्होंने किया है, और मे बी कि वो जिन्होंने किया है उन्होंने एडमिशन ले लिया हो, एडमिशन कर लिया हो, 161 की स्टेटमेंट दी हो कि हाँ जी हमने किया है। जब वो एडमिट कर चुके हैं तो तब तो पुलिस को पता चल गया ना कि ये गिल्टी हैं। उसके बाद उन्होंने फिर उनके ऊपर एक्शन लिया। हम फिर भी इस बात पे आएंगे कि इस तरह के एक्शंस, जब आप ये चीज़ समझते हैं कि किसी मुल्ज़िम ने, किसी मुजरम ने ऐसा गुनाह किया है, ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया है, तो आप उनको सज़ा नहीं दे सकते। CCD के इस टाइम ख़िलाफ़ खड़े हैं, आपने रिट दायर की है हाई कोर्ट में और 4 वकला ने रिट दायर की है इनके ख़िलाफ़। मतलब आप लोगों की एक जंग चल रही है कि ये जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं और इनमें मासूम लोगों को भी कत्ल कर दिया जाता है, जिन पर FIR, झूठी FIR डाल दी जाती है 392, 395 की। एक अगर बच्चा 18 साल का जो है अपना डकैती कर लेता है, पहली मर्तबा गलती कर लेता है, तो पुलिस की जानिब से उन पर 10 FIR झूठी डाल दी जाती है। तो 20 या 25 के बाद तो वो कहते हैं इनका इनकाउंटर करो यार। देखिए ना, यही सारी चीज़ें हैं कि हमने मेरी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में रिट फाइल है, मलिक उस्मान वर्सेस IG पंजाब। एक मियां मतीन की तरफ से रिट फाइल है, और हमारे और भी दोस्त इस कॉज के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमने अदालत से रुजू किया है कि आर्टिकल 10A क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो तमाम कवानीन की जो है ना वो ऊपर होता है, कवानीन के ऊपर है। उस कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि किसी भी मुजरिम को तब तक सज़ा नहीं दी जाएगी जब तक उसे सुन नहीं लिया जाएगा। उसका वर्जन क्या है, वो क्या कहता है, उसने इस गुनाह को करते हुए वक़्त क्या सोचा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हज़रत उमर अलैहिस्सलाम के दौर में एक चोर पकड़ा गया। उस चोर को जब हज़रत उमर के सामने पेश किया गया तो उस चोर से पूछा गया कि हाँ जी बताओ जी तुमने चोरी की है। अपने मालिक की चोरी उसने की थी, उसने बताओ जी तुमने चोरी की है। तो उस मुलाजिम ने कहा कि जी मैंने चोरी की है। तो हज़रत उमर ने उनसे पूछा फिर कि हाँ जी बताओ तुमने किस कंडीशन में चोरी की है और क्यों चोरी की है। पहले तो उनका आ गया कि इनको सज़ा दूँ मैं, इसने चोरी एडमिट कर ली है। फिर उससे पूछेगा, उसने कहा कि मैंने चोरी इस कंडीशन में की है कि मेरा मालिक मुझे खाना नहीं देता था, मुझे घर के जो काम करता था उस काम का सही तरह से मुआवजा नहीं देता था, जिस वजह से मुझे मजबूर होकर चोरी करनी पड़ी। तो उस पे हज़रत उमर अलैहिस्सलाम ने, मैं आपको कोटेड वाक़या बता रहा हूँ, अपने पास नहीं बता रहा, हज़रत उमर ने कहा कि इस मालिक को सज़ा दी जाए जिसने अपने मुलाजिम को खाना नहीं दिया, उसकी उजरत नहीं दी, उसको मजबूर होकर जो ना ये काम करना पड़ा। तो बेसिक बात ये होती है कि जब भी कोई भी मुलज़िम, कोई भी चोर, कोई भी डकैत, कोई भी इलीगल एक्ट करने वाला, उसका बिहाइंड द सीन उसको देखें, उसको सुने, उसको देखें कि आया कि उसको कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई, कौन सी ऐसा वजह आ गई कि उसको चोरी करनी पड़ी। कई लोग हम यहाँ पर क्योंकि मुजरिमों के साथ हमारी डीलिंग होती है, हम उनको ज़मानतें दिलवाते हैं, हम उनके केसेस करते हैं, हम उनको देखते हैं, हम उनको सुनते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि उनके घरों में 10-10 बच्चे हैं खाने वाले, और एक कफ़ील है, और एक कफ़ील जो है वो 10-10 बच्चों की और वालदा की और बहनों की और बच्चों की कफ़ालत नहीं सही तरह से कर पाते,
और हमारी स्टेट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है इसके ऊपर? ये तो स्टेट की जिम्मेदारी ये स्टेट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि 10-10 लोग हैं, 20-20 लोग हैं, वो बेचारे कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, बात ऐसे हैं। उनको ज़रूरियात नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल रही, और मजबूर होके उनमें से कोई एक फ़र्द निकल पड़ा कि जी मैं बेशक अपनी जान कुर्बान कर दूं लेकिन मैं अपने बच्चों को जो ना, अपने घर वालों को खुशहाल रखूं। इस वजह से जो ना क्राइम होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग चोरी डकैती करते हैं, लोग गलत चीज़ों में जाते हैं। क्यों नहीं ये हमारी स्टेट क्यों नहीं इस तरह की रेफॉर्मेशंस लेके आती, बजाय कि आप लोगों को मावरा अदालत कत्ल कर रहे हैं, उनके कसूर को देख के कत्ल कर रहे हैं। आप इनकी रेफॉर्मेशन पे जाएं कि क्यों लोग क्राइम करने में इन्वॉल्व होते हैं, क्यों लोग क्रिमिनल्स बनते हैं, क्यों लोगों को इस तरह की मजबूरियां करनी पड़ती हैं। फिर अगर कोई क्रिमिनल है, बजाय कि आप मार रहे हैं, आपने एक अरबों रुपए लगा के एक सीसीडी डिपार्टमेंट बना दिया है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, यही अरबों रुपए आप जिसके ऊपर 20-20 FIRs हैं, आप जाएं उनके घरों में, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उनके घरों में जाएं, उनकी वजूहात पूछें, उनके रीजंस पूछें, उनके काम पूछें, उनकी तालीम पूछें, उनके बच्चों का रीजंस पूछें। इस मुकाबला करने से पहले उनके घर के हालात देख, उनके हालात देख लें, उनकी चीज़ें देख लें कि आप क्या ये बंदा मजबूरी में कोई क्राइम कर रहा है या ये इसकी शौक है ये क्राइम कर रहा है। क्या लगता है आपको कि आप लोगों ने रिट दायर की है, तो क्या लगता है आपको कि IG साहब को तलब किया जाएगा बाकायदा इसके हवाले से और इस पर बातचीत होगी? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे, क्योंकि ये कानून के बरअक्स चीज़ें हो रही हैं। कानून किसी किस्म की इनको इजाज़त नहीं देता किसी में भी। बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जजमेंट दी कि अगर पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो ड्यूटी सर अंजाम देते हुए उनको किसी किस्म की कोई हार्म्स होते हैं, कोई उनको असॉल्ट होता है, उनकी कोई डेथ हो जाती है, तो दे आर परफॉर्मिंग ड्यूटी, वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, और उनका अगर होता है तो उनको इसकी बात की उजरत मिल रही है, इस काम की उजरत मिल रही है। तो इनको हम ऐसे नहीं स्पेयर कर सकते कि आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया है या आपके साथ कोई वाक़या हो गया तो आप उसको लेके अपने रिवेंज को करेंगे पूरा, और रिवेंज लेके लोगों को मावरा अदालत कत्ल करेंगे। दिस इज़ नॉट टॉलरेबल एट लॉ इन एनी लॉ। चलिए, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपका। उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के मलिक उस्मान साहब। ये जो पुलिस मुकाबले होते हैं इसमें यानी कि बेगुनाह को भी पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया जाता है, हलाक कर दिया जाता है, इस तरह का कहना है उस्मान साहब का। बाकायदा इन्होंने रिट दायर की है इस CCD के ख़िलाफ़ कि ये ख़त्म होना चाहिए, ये जो पुलिस मुकाबले होते हैं ये नहीं होने चाहिए। लेकिन जो हाफिज़ाबाद में जो केस हुआ और जो दर्दनाक वाक़या पेश आया, उस पर आवाम जो है पुलिस को अप्रिशिएट कर रही है कि पुलिस ने पहली मरतबा अच्छा फ़ैसला लिया, अच्छा काम किया। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसको शेयर करें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।